नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम लोग नागरिकता पर अध्ययन कर रहे हैं। कई सीरीज में हम लोग देख रहे हैं और उसी सीरीज की कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि भारत 1991 में कैसे आर्थिक संकट में आ गया और उसे उबरने का कैसे प्रयास किया और समय समय से नागरिकता जो कानून है उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी। पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1991 में भारत आर्थिक संकट में आ गया था और उस आर्थिक संकट से उबरने के लिए आर्थिक उदारीकरण का प्रयास किया गया और उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, केवल एक हफ्ते के लिए पैसा बचा है कि हम ट्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड से। तो इस तरीके से आर्थिक उदारीकरण व्यवस्था में अपनाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हुआ करता था उसे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। जो विदेशी कंपनियां थी उनको बुलाया गया, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे उनको बुलाया गया। इस तरीके से देखते हैं कि 1991 के बाद काफी पैसा देश में आ गया। इसको बहुत सीधा उदाहरण से मैं समझा सकता हूं। यूं समझिए कि 1991 के पहले जिसकी शादी में घड़ी, साइकिल, रेडियो मिल जाता था तो वो जो दूल्हा होता था 5 साल तक पगलाया रहता था। इतना उसको खुशी होती थी कि इतना हमको सामान मिल गया। इसका मतलब कि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। और 1991 के बाद भारत इतना पैसा वाला हो गया, यूं समझिए कि आज के डेट में अगर किसी की शादी में घड़ी, साइकिल, रेडियो दे दिया जाए तो फिर पगला जाएगा। खुशी के मारे नहीं, गम के मारे। आज की स्थिति इसकी बहुत बेहतर हुई। अब ये क्रम वाइज देखें कैसे बेहतर हुई, कैसे नागरिकता में संशोधन की जरूरत पड़ा। और हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण 1991 में लागू किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण, और इसके लिए कई कदम उठाए गए। इसमें यह कहा गया जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं आ सकते हैं और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो जो भारतीय मूल के विदेशी लोग थे या जो इन्वेस्टर आना चाह रहे थे, भले वो भारतीय मूल के न हो, तो उन लोगों ने कहा कि आपके यहाँ फेरा कानून लागू है, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे कहिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 1973 में लागू था। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत थोड़ा सा पैसा आप ला सकते हैं और बहुत थोड़ा सा पैसा ही आप बाहर ले जा सकते हैं। तो उन लोग कहना था जब हम भारत में आएंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़ा बड़ा कारोबार करेंगे, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसमें फेरा को आप समाप्त कर दीजिए और रुपए का पूरी तरीके से परिवर्तनता लागू कर दी। जितना मर्जी करे पैसा हम लाएं और जितना मर्जी करे पैसा हम ले जाएं। भारत सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं कर सकते। उसके दो कारण थे। पहला क्या, व्यापार घाटा हमारा चलता है, हम निर्यात का लक्ष्य ज्यादा रखते हैं, आयात का लक्ष्य कम रखते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा हो जाता है। दूसरी बात, अगर देश हमारा संकट में आएगा, चीन हमारे ऊपर हमला बोल दे या पाकिस्तान हमला बोल दे तो आप भाग जाएंगे, तो हमारा संकट जो लड़ाई से रहेगा, दूसरा संकट आपसे हो जाएगा। तो हम ये लागू नहीं कर सकते। हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। तो बीच का रास्ता निकाला गया जिसका नाम है फेमा, FEMA। इसको सन 2000 यानी जून 2000 में इसको बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब दोनों में अंतर देखते हैं। इसमें बहुत सीमित पैसा ला सकते थे, बहुत सीमित पैसा ले जा सकते थे। यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो उसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया था
इसमें क्या हो गया, मनी को बढ़ा दिया गया काफी। यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो केवल जुर्माना ही होगा, वो जेल नहीं होगा। ये देखिए, ये प्रावधान कर दिया गया। अब इस तरीके से काम और आगे बढ़ा, और कैसे बढ़ा, उसमें एक जरूरत पड़ी। 2002 की घटना है। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन कार्ड, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको PIO कार्ड दिया जाने लगा। इसकी अवधि 20 वर्षों की, 20 वर्षों के लिए। अगर हस्बैंड को दिया जाता है तो वाइफ को ऑटोमेटिक ये प्राप्त हो जाएगा कार्ड। अगर वाइफ को दिया जाता, हस्बैंड को ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, और इनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। यूं तक कि पासपोर्ट भी मान लिया जाएगा। इस प्रकार से यूं समझिए कि उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। PIO कार्ड जब दे दिया जाएगा तो पूरी तरीके से वो आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जमीन भी खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त रखा गया, कृषि भूमि की जमीन आप नहीं खरीद सकते, और जम्मू कश्मीर में जमीन आप नहीं खरीद सकते। खैर, ये उस समय कानून बना था। अब जम्मू कश्मीर से 370 हट गया है, तो जम्मू कश्मीर में जमीन आप खरीद सकते हैं, हाँ, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। अब इस तरीके से 2005 की घटना है, 2005, जिसमें नागरिकता में संशोधन किया गया। इसमें क्या संशोधन किया गया, ये कहा गया कि PIO कार्ड हम सबको देंगे, केवल 2 देश को नहीं देंगे। वो देश कौन है? पहला, आप समझ सकते हैं, हमारा जो परंपरागत दुश्मन है, पाकिस्तान, और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी 2 देश के जो लोग हैं इनको PIO कार्ड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार लागू किया गया। इससे काफी इन्वेस्टर भारतीय आए, सरकार बदल जाती है। 2006 की घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो अपने तरीके से प्रयास करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? OCI कार्ड उन्होंने लॉन्च कर दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। अगर हम PIO और OCI कार्ड की बात करें तो मेन डिफरेंस केवल एक चीज को लेकर के है। क्या है? ये देखिए, 20 वर्षों के लिए है, ये आजीवन है, ये आजीवन है। इस प्रकार से है, दोनों काम कर रहा था, बढ़िया चल रहा था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, 2014 की घटना है, और दिसंबर 2014 में ही ये अमेरिका गए हुए थे, और वहीं से ऐलान कर दिए। क्या ऐलान करते हैं? जो नागरिकता कानून भी बना यहां पर 2015 में, नागरिकता में संशोधन की जरूरत करनी पड़ी। उसमें क्या क्या प्रावधान उन्होंने किया, ये देखिएगा। PIO प्लस OCI यानी दोनों का विलय कर दिया गया, और किस रूप में आया ये? OCI। कैसे आ गया? क्योंकि इसको आजीवन यानी PIO क्या कर दिया गया? आजीवन कर दिया गया। इस तरीके से PIO का विलय OCI में कर दिया गया, और इसको आजीवन कर दिया गया। यहां देखिएगा। और इसमें परिवर्तन क्या किया गया, गौर से देखेंगे। इसमें 2005 में जो नागरिकता में संशोधन किया गया था, कहा गया 2 देश वालों को हम लोग PIO कार्ड नहीं देंगे, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश था। और इसमें क्या हुआ, इस लिस्ट को बढ़ा दिया गया। इस लिस्ट को किसको बढ़ाया गया, देखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 अफगानिस्तान, नंबर 4 चीन,
नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 भूटान, नंबर 7 श्रीलंका। इस प्रकार से 7 देश ऐसे हैं जिनको पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसमें 2 देश की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नेपाल और भूटान को क्यों नहीं देंगे हम लोग। नेपाल को इसलिए नहीं देंगे कि जरूरत ही नहीं है। 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच समझौता है, मुक्त रूप से वो आ जा सकते हैं, इसलिए वहां पर पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं भूटान का। भूटान क्यों हम लोग नहीं देते हैं? अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो वहां वीजा बॉर्डर पर ही मिल जाता है, एक कागज में लिख करके दे देते हैं, मोहर लगा देते हैं, वही वीजा हो जाता है, बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए वहां ऐसे सख्त कानून की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए बनाया गया इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे और क्या परिवर्तन होता है। पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड, इस प्रकार से प्रावधान बनाए गए जो अच्छा खासा चल ही रहा था। फिर उसमें आता है 2019 की घटना जो बड़ा फेमस हुआ, जिसका नाम है CAA। पहले CAA नहीं था, पहले यह था CAB, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। जब ये बिल पास हो गया तो उसी का नाम हो गया CAA, यानी एक्ट हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ये इसमें क्या प्रावधान किया गया इसको देखिएगा। इसमें यह कहा गया कि 3 देश का नाम लिया गया। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तीसरा देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये तीनों के तीनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, यानी उन्होंने घोषणा ही कर दिया है संविधान में कि मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं। और ये कहीं न कहीं ये भारत से भी संबंध रहा है। भारत सरकार का मानना था कि यहां अल्पसंख्यकों को काफी प्रताड़ना मिलती है, जिसे भाग करके भारत आते हैं वहां की जो अल्पसंख्यक है। सरकार के पास कुछ तर्क है जिसके कारण पर ये बिल लाई थी। एक तो कहा कि 1950 में जो अल्पसंख्यक थे यहां, आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत कम रह गए। या तो उनको प्रताड़ना दे करके भगा दिया गया है या जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करा दिया गया है। दूसरी बात है कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है, ये सेकुलर नहीं है इंडिया की तरह। अगर स्पष्ट रूप से मुस्लिम राष्ट्र घोषित किए हैं तो आप समझ सकते हैं वरीयता किसको दिया जाता है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो निश्चित रूप से वो हिंदुओं को वरीयता देगा, तभी वो हिंदू राष्ट्र नाम रखा, संविधान में स्थान देता। अगर भारत सेकुलर है तो इसका मतलब भारत हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, सिख राष्ट्र नहीं, दैट इज बिलोंग्स टू सेकुलर। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, और ये सभी धर्मों को समान भाव से नहीं देखते हैं। इस देश में अल्पसंख्यकों काफी प्रताड़ना हुई, जो भाग भाग करके भारत आए, खास करके हिंदू। और हिंदू भाग करके यहां इसलिए आते हैं कि हिंदुओं का मूल स्थान भारत ही है। इसमें यह कहा गया यहां से गैर मुस्लिम, वो कौन कौन से थे गैर मुस्लिम, देखिएगा वो नाम जो लिया गया इसमें, हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा सिख, पांचवा पारसी,
छठवां ईसाई। ये देखिए, इतने समुदाय हैं, अगर वो भारत आएंगे तो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए इसमें संशोधन क्या किया गया, इसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता में संशोधन की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी? 1955 में नागरिकता में संशोधन किया गया था और कहा गया कि यहां से लोग आएंगे, 11 वर्षों तक भारत में रहेंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। इसमें था जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बना था, और इसी में संशोधन करके व्यवस्था क्या किया गया 2019 में, इसमें यह कह दिया गया कि 11 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष ही भारत में रहेंगे, और साथ ही साथ क्या, बगैर कोई प्रमाण पत्र के, बगैर कोई प्रमाण पत्र के, तब भी उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ये देखिए प्रावधान है जिसको बोला गया CAA। अब देखे होंगे CAB और CAA का बड़ा विरोध हुआ, तो जो विरोध करने वाले थे खास करके मुस्लिम थे, लेकिन उसके पीछे कारण विरोध का है। विरोध यहां से ज्यादा नहीं हुआ, जो विरोध ज्यादा हुआ उसको बोलते हैं NRC। यहां से ज्यादा विरोध हो गया। वो कैसे हो गया? NRC आया कहां से? NRC का कॉन्सेप्ट आता आसाम से। आसाम से कैसे आया इसको जरा देखिएगा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में आपस में क्लैश होता है, युद्ध होते हैं, और यहां तक कि भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर भी हमला बोल दिया। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया था। पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। तो उसमें बहुत से बांग्लादेशी भारत में आ गए। नक्शे में देखेंगे बांग्लादेश चारों तरफ भारत ही मिलेगा, तो भाग करके भारत में आ गए। भारत ने उनको शरण दिया, और शरण ही नहीं दिया, खूब विधिवत खाना वाना खिलाया, उनको प्रशिक्षण भी देते रहे। तो हुआ क्या, जब बांग्लादेश बन गया तो जो लाखों बांग्लादेशी आए थे और उनको बसा दिया था अगल बगल, खास करके आसाम में बसाया गया था, ज्यादा हद तक वहीं बसाया गया था। तो जब बांग्लादेश बन गया तो उसमें बहुत से जो बांग्लादेशी थे वापस नहीं गए। और देखिए जब युद्ध हुआ सिर्फ उसी समय नहीं बांग्लादेशी आए थे, उसके पहले से भी आ रहे थे, जिससे आसाम के जो मूल लोग हैं उनका संतुलन गड़बड़ा गया, पहले से ही गड़बड़ा रहा था। और जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, बांग्लादेश बनता है, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लाखों के लाखों जो बांग्लादेशी हैं, यानी पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहा जाता, वो आ गए थे। जब बांग्लादेश बन गया तो बहुत सारे वापस नहीं गए, जिससे बहुत बड़ी समस्या आसाम की हो गई। जो आसाम के लोग थे वो अल्पसंख्यक होने लगे, तो इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, हिंसात्मक विरोध होने लगे। तब वहां पर 1985 की समझौता हुआ, राजीव गांधी साहब उसमें प्रधानमंत्री थे, तो उसमें शर्त रख दिया गया कि यहां पर NRC लागू किया जाएगा, NRC लागू किया जाएगा। अच्छा, वहां पर कुछ प्रावधान उसको आगे बढ़ाया गया और उसमें कंडीशन रखी गई कि जब युद्ध हुआ उसके पहले जो आए थे उनको माना जाएगा, जो बाद में उनको निकाला जाएगा। खैर वहां शिथिल पड़ा रहा। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो उसने NRC लागू करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले आसाम वाले तो खुश हो गए, चलो अब NRC लागू हो जाएगी। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कर सकते हैं। तो लागू किया जाएगा, तो जो नेशनल रजिस्टर में नाम वही रहेंगे, बाकी को निकाल दिया जाएगा। तो सरकार ने जो डॉक्यूमेंट्स रखा प्रमाणित के लिए, तो हुआ क्या? ठीक उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? तो सिर्फ घुसपैठिए ही बाहर नहीं हो रहे थे, बहुत से जो आसाम के मूल वाले थे
बहुत पहले से रह रहे थे, उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जिससे आसाम वाले भी एनआरसी का विरोध करने लगे। अच्छा, उसी दौरान भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि इसके पूरे देश पर लागू करेंगे, जिसे पूरे देश में विरोध हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या थी। कुल मिला कर इसको लागू करना बड़ा कठिन कार्य है। तो जो है ये इसको टाल दिया गया है, और आगे क्या होगा उसको देखा जाएगा। जो प्रावधान बनेगा उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल ये लागू नहीं है, लेकिन ये लागू हो चुका है। पहले CAB था, अब ये CA हो चुका है। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, जो पहले बिल था। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, और चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।